जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है जज्बा क्लासेस में और शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। तो संघ शक्ति समिति की अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। यहीं अगर हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। कौन सी समिति के? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करें तो राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे हमारे तदर्थ झंडा समिति या फिर हम राष्ट्रीय ध्वज समिति भी कह सकते हैं। तो राष्ट्रीय जो हमारा ध्वज तदर्थ समिति थी या फिर इसको झंडा तदर्थ समिति भी कह देते हैं राष्ट्रीय। तो ये इसके हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तदर्थ झंडा समिति के। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। और संघ शक्ति समिति के हमने पढ़ लिया कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 2, कैबिनेट मिशन कौन लेकर आए थे? ऑप्शंस दिए हैं लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर या उपयुक्त सभी। तो जब हम कैबिनेट मिशन की बात करते हैं तो ये 1946 में भारत में आया था। और कैबिनेट मिशन को लेके आने वाले 3 व्यक्ति थे जो भारत में कैबिनेट मिशन लेके आए थे। और कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया और फिर भारत की संविधान सभा बनी और फिर इसी के साथ साथ भारतीय संविधान का निर्माण कार्य शुरू किया गया। तो सर लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर ये तीनों ही क्या लेके आए थे? कैबिनेट मिशन को लेकर आए थे। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है भारत का दूसरा अनुसंधान संस्थान मैत्री अंटार्कटिका पर किस वर्ष गया था? तो भारत का जो अंटार्कटिका पर मिशन गए थे, अब तक भारत के टोटल अंटार्कटिका पर भारत अपने कितने मिशन भेज चुका है, कितने अपने शोध केंद्र स्थापित कर चुका है? तो 3 शोध केंद्र स्थापित कर चुका है भारत। उनमें से जो सबसे पहला था वो था दक्षिण गंगोत्री। पहला कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री। और दक्षिण गंगोत्री जो है ये अब पूरी तरह से क्या हो चुका है? ये नष्ट हो चुका है। दक्षिणी गंगोत्री जो था ये नष्ट हो चुका है। और दूसरा था हमारा मैत्री। और हमसे यही पूछा है कि मैत्री किस वर्ष गया था? तो ये गया था 1989 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और थर्ड जो था ये था भारती। 3 मिशन बताए हैं ना, यानी कि 3 शोध केंद्र है भारत के वहाँ पर। तो 3 पहला था दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा था भारती। दक्षिण गंगोत्री जो ये वाला था ये पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और अब मैत्री और भारती कार्यरत हैं। वहीं अगर हम बात करें 1969 की तो ये वो ईयर है जब भारत में इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 में क्या हुआ था? इसका गठन किया गया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका या फिर उत्तरी महाद्वीप। तो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप को। अंटार्कटिका महाद्वीप ये विश्व का 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो अगर हम आकार के क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। और इसको विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर शोध कार्य भी किए जाते हैं। और इसी के साथ साथ इसको श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? श्वेत महाद्वीप, क्योंकि ये पूरी तरह से क्या होता है? ये बर्फ से ढका होता है। इसका लगभग आप देखेंगे 98% जो भाग है, 98% भाग क्या होता है? वो पूरी तरह से बर्फ से ढका होता है। इसलिए इसको हम श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर हम बात करें एशिया की तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से। अफ्रीका की अगर हम बात करें तो ये भी क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से विश्व का दूसरे नंबर का महाद्वीप है। और यहीं पर विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है। और उत्तरी अमेरिका ये विश्व का तीसरे नंबर का महाद्वीप है क्षेत्रफल के आधार पर। और उत्तरी अमेरिका को कर्क रेखा काटती है, कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है
हिंद महासागर में अधिकतम गहराई वाली महासागरीय खाई का क्या नाम है? तो हिंद महासागर की अगर हम बात करें तो ये भारत के दक्षिण में पड़ता है। तो ये जो हिंद महासागर है, हमें इसे बताना है इसका जो सबसे गहरी खाई है उसका क्या नाम है। ऑप्शन सी है, ऑप्शन नंबर 1 टोंगा गर्त, बी मैरियाना गर्त, सी अमीरांटे गर्त और डी है जावा गर्त, जिसे हम सुंडा गर्त के नाम से भी जानते हैं। तो हिंद महासागर का जो सबसे गहनतम पॉइंट है, जो सबसे गहराई वाला बिंदु है, गहनतम खाई है, उसका नाम है जावा गर्त, जिसको हम जानते हैं सुंडा गर्त के नाम से भी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। और मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त की अगर हम बात करें तो ये विश्व की सबसे गहरी खाई है। तो विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? ये मैरियाना ट्रेंच है। और अगर हिंद महासागर की पूछेगा तो ये जावा गर्त है। और मैरियाना जो ट्रेंच है ये प्रशांत महासागर में पड़ती है। ये कहाँ पर पड़ती है? ये मैरियाना ट्रेंच पड़ती है प्रशांत महासागर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्नलिखित में से हड़प्पा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल या कालीबंगा? तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करें तो यहाँ पर ये जो हड़प्पा संग्रहालय है ये बनाया जा रहा है राखीगढ़ी के अंदर। कहाँ पर बनाया जा रहा है? राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी पड़ता है हमारा हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ पे पड़ता है? राखीगढ़ी पड़ता है हरियाणा में। कहाँ पर पड़ता है भाई? ये हरियाणा के अंदर। धोलावीरा की अगर हम बात करें तो धोलावीरा पड़ता है हमारा गुजरात में। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है धोलावीरा। और लोथल की अगर हम बात करें तो लोथल भी गुजरात में पड़ता है। तो लोथल और धोलावीरा ये दोनों ही गुजरात के स्थल हैं। और ये जो लोथल है ये सबसे फेमस बंदरगाह हुआ करता था उस टाइम का। और धोलावीरा जो है ये अपनी उन्नत पानी की व्यवस्था के लिए जाना जाता है धोलावीरा। और दोनों ही प्लेस गुजरात के हैं। कालीबंगा की अगर हम बात करें तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें बताना है हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान मिदहिली किस देश से टकराएगा? ऑप्शन है बांग्लादेश, बी भारत, म्यांमार या फिर मालदीव्स। तो यहाँ पर जो ये चक्रवाती तूफान है मिदहिली, ये जो टकराने वाला है ये टकराएगा बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और इसी के साथ अगर पूछा जाए कि इसका ये जो तूफान है मिदहिली, इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका नामकरण करने वाला देश है मालदीव। कौन सा है भाई? मालदीव ने क्या किया है इसका नामकरण। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो चक्रवात आते हैं जितने भी, तो इनको नाम दिया जाता है और इनको नाम अलग अलग देश के द्वारा दिया जाता है। और जो भी नाम सजेस्ट करते हैं देश, वो नंबर वारी से क्या किया जाता है, ये नंबर टू नंबर ले लिया जाता है। जैसे इस बार अब किससे लिया गया है? मालदीव से, यानी कि मालदीव ने इसको नाम दिया है। फिर आने वाले टाइम में अगर कहीं पर भी आएगा तो उसको फिर कोई और देश नाम देगा। तो इस तरह से सीक्वेंस चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें बताना है पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो पंजाब के अंदर किया जाता है? लावणी, घूमर, बिहू या भांगड़ा? तो अगर हम बात करें भांगड़ा की, ये भांगड़ा नृत्य पंजाब का बहुत ही फेमस नृत्य है। और लावणी की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो लावणी किया जाता है महाराष्ट्र में। कहाँ पे किया जाता है लावणी नृत्य? लावणी किया जाता है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में ही एक और नृत्य किया जाता है जिसका नाम है मोनी। कौन सा? मोनी। तो मोनी नृत्य भी कहाँ किया जाता है? ये पंजाब का, सॉरी, ये महाराष्ट्र का ही फेमस नृत्य है मोनी। और लावणी भी कहाँ का है? तो ये भी महाराष्ट्र का है। घूमर की अगर हम बात करें तो घूमर किया जाता है राजस्थान में। कहाँ पे किया जाता है? राजस्थान में। और इसी के साथ साथ ही गुजरात में भी किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? गुजरात और राजस्थान में किया जाता है घूमर। और अगर हम बिहू की बात करें तो बिहू किया जाता है असम में। बिहू कहाँ का है? तो बिहू है असम का नृत्य। तो बिहू किया जाता है असम में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस ये हैं 2008, 2009, 2010 या 2005। तो आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की अगर हम बात करें तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2008 में। तो यहाँ पर जब आईपीएल की स्टार्टिंग हुई थी तो आपको बताना है कि सबसे पहली बार ये आईपीएल किसने जीता था। और अब जो ये 2023 में आईपीएल हुए थे, आपको बताना है कि इसमें किसने जीता है।
ये भी आप ही को बताना है। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि जो सबसे पहला आईपीएल हुआ था 2008 में उसको जीतने वाले कौन थे और जब 2023 में हुआ था उसको किसने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं जो कि राजीव गांधी के नाम पर दिए जाते थे, अब इनको मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाता है। तो हमें बताना है कि ये 2023 से किसको सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है चिराग शेट्टी, बी है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही होगा क्योंकि चिराग और सात्विक रेड्डी इन दोनों को ही क्या किया गया था, ये दिया गया था इस बार का राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसके लिए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा गया है अर्जुन अवार्ड 2023 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। तो इस बार जो अर्जुन अवार्ड दिया गया है वो कितने प्लेयर्स को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अर्जुन अवार्ड इस बार 2023 का 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं हमें ये बताना है, 11, 1, 7 या 9। तो अगर हम बात करें हॉकी की तो हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। कितने होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं हॉकी में। और हॉकी के साथ आपको पता होगा क्रिकेट में भी कितने प्लेयर होते हैं, 11। तो क्रिकेट और हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। अगर हम बात करें कि एक किस में होता है तो टेनिस में कितने होता है, एक प्लेयर होता है। टेनिस में कितना होता है, एक प्लेयर होता है क्योंकि वहाँ पर जो टोटल खेलते हैं वो 2 खेलते हैं, एक एक साइड से एक दूसरे साइड से। लेकिन अगर एक पक्ष की बात की जाएगी तो एक प्लेयर होता है टेनिस के अंदर। क्लियर है। और 7 की अगर हम बात करें तो 7 प्लेयर आपके खेलते हैं वाटर पोलो में। किसमें खेलते हैं, वाटर पोलो जो गेम होता है इसमें 7 प्लेयर खेलते हैं वाटर पोलो में। और इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें 9 प्लेयर तो ये खेलते हैं खो खो में। खो खो में कितने प्लेयर होते हैं, खो खो में होते हैं आपके 9 प्लेयर। क्लियर है। तो खो खो में कितने प्लेयर होते हैं, 9 प्लेयर होते हैं। तो आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। तो इतने ही रखते हैं आज के लिए और क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको और आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो इस क्लास को इतना ही रखते हैं और वीडियो की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।